हेलो दोस्तों, iEncrypt वेब सिक्योरिटी सिस्टम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल एक ट्रेंडिंग बिजनेस मार्केट में चल रहा है जो एपीएस के नाम से जाना जाता है। एपीएस मल्टी सर्विसेज सॉफ्टवेयर या मल्टी सर्विसेज एपीआई, मल्टी सर्विसेज सिस्टम, बहुत तरीके के नाम हैं जिनके जरिए इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आज के समय में मार्केट में ट्रेंडिंग बिजनेस है जो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। और ऐसा नहीं है, अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। एक मार्केट में एक बेस्ट बिजनेस हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बार जो लोग एक स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, तो क्या होता है कि उन लोगों को कभी कभी लैक ऑफ नॉलेज या एक सही जानकारी ना होने के चलते कभी कभी गलत तरीके के सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, या गलत तरीके की एपीआईज यूज कर लेते हैं, या गलत तरीके का उनका कुछ कंसल्टेशन हो जाता है जिससे आगे चल के उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिन्हें कभी ना कभी, अगर उन्होंने एपीएस बिजनेस स्टार्ट किया है तो या तो उससे वो खुश नहीं है, या फिर अगर वो खुश हैं तो कहीं ना कुछ आ ही जाता है। तो इस वीडियो में हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो ये एक एपीएस मल्टी सर्विसेज बिजनेस है, आखिर में ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या क्या ऐसे तथ्य हैं जो हमारे लिए जानना जरूरी है इस बिजनेस को करने से पहले। ठीक है, तो ये जो हमारा एजेंडा यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स पर जो यहाँ पर लिस्टेड है। जैसे कि भाई एपीएस बिजनेस क्या होता है, इसका सॉफ्टवेयर क्या होता है, एपीआईज क्या होती हैं, ठीक है, कौन सी एपीआईज अच्छी हैं आपके लिए, कई तरीके की एपीआईज आती हैं। तो मोस्टली अगर एक आम इंसान के तौर पर जाना जाए, एक स्टार्टअप बिजनेसमैन जो एक इस एरिया में बिजनेस करना चाहता है, तो उसे कोर एपीआईज और गेटवे एपीआईज, बाकी तो एपीआईज अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूं तो ऐसी बहुत सारी होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो स्टार्टअप बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसको टेक्निकल उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती है, अगर वो टेक्निकल एरिया से नहीं है तो यहाँ पे मैंने कैटेगराइज किया है दो तरीके से उसको कि एक कोर एपीआईज होती हैं, एक गेटवे एपीआईज होती हैं। अब उन एपीआईज को लेना कैसे है, उनको इंटीग्रेट कैसे करवाना है, एपीएस बिजनेस मॉडल क्या है, इसका प्रॉफिट मॉडल क्या है। अच्छा, जब एपीएस बिजनेस होता है तो इसके साथ मनी ट्रांसफर बिजनेस भी करना पड़ता है उसको, रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज का, डीटीएच रिचार्ज का भी बिजनेस करना पड़ जाता है, बीबीपीएस का भी, बिल पेमेंट का भी करना पड़ता है, पे आउट होता है। तो इन सब चीजों के बारे में, पे आउट क्या है, कैसे काम करता है, कहां से लेना चाहिए, ऑनबोर्डिंग कैसे होती है एपीएस की, उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी की उसको कैसे होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, हमें कहां से सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या सिक्योरिटी फीचर होने चाहिए, एपीआई जहां से आप ले रहे हैं उसका सेटलमेंट कैसा है, उसकी सेटलमेंट की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, सर्वर कौन सा यूज करना चाहिए, कंट्रोल पैनल उसमें कौन सा यूज करना चाहिए, उस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कहां से ले सर्वर, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करें, हमारे लिए क्या सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो सकते हैं, और हमें किसी कंपनी का व्हाइट लेबल और एडमिन लेबल, जो उन एडमिन पैनल के नाम से बेचते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे लेना चाहिए कि तो मैं बात ही नहीं करूंगा, उन्हें क्यों नहीं लेना चाहिए बस यही की बात मैं करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन सारी चीजों को और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां तक तो मैंने आपको बताया कि हमारा एजेंडा क्या रहता है और किन किन चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एपीएस एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो एपीएस स्टैंड फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपका जो आधार होता है, जैसे मान लीजिए पैसे, आजकल जो मार्केट में लोग पैसा निकालते हैं, पैसा विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट का सिस्टम बहुत दिन पहले से एपीएस में बंद हो चुका है। कुछ ऐसे माइनर केसेस में ऑन है, जिसमें जैसे कुछ लिमिटेड बैंक है जो देते हैं सर्विसेज, तो डिपॉजिट हम ऐसा समझते हैं कि आधार डिपॉजिट इज नॉट एनेबल्ड फॉर अस। सो आधार विड्रॉ होता है,
मिनी स्टेटमेंट होता है, बैलेंस इंक्वायरी होती है, और एक नई सर्विस आई है आधार पे वो होती है। तो इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये एईपीएस एक्चुअली होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, तो मुझे अगर अपने अकाउंट से पैसा निकालना है, मैं सीधी सी भाषा में बात करूंगा, क्योंकि मैं टेक्निकल टर्म की बात करूंगा तो वो आप व्हाट इज एईपीएस अगर गूगल पे लिखेंगे ना तो सारी टेक्निकल टर्म आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो टेक्निकल टर्म एक नया व्यक्ति आसानी से नहीं समझता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहता है। तो सीधी सी बात करेंगे, बाकी टेक्निकल तो आप अच्छा समझते हैं। तो जहां तक बात होती है एईपीएस की, तो एईपीएस जैसे मैं एक मेरा अकाउंट है मान लीजिए आईसीआई बैंक में, और मुझे अपने अकाउंट से 5,000 रुपए निकालने हैं। तो उसके दो तीन तरीके होते हैं, या तो मैं अपने एटीएम कार्ड से कैश निकाल लूं, या बैंक में जाकर के कैश निकाल लूं, चेक के थ्रू निकाल लूं, या फिर एईपीएस का यूज कर लूं। एईपीएस में क्या होता है कि आपका जो आधार है वो आपके उस बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार आपका आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, और आप फिर जो भी एईपीएस प्रोवाइडर रेगुलर्स होते हैं आप उनके पास जाएंगे, अपना फिंगर रखेंगे। उस फिंगर रखने के साथ साथ क्या प्रोसेस होती है, वहां पे आपका बैंक वो सिलेक्ट करता है, अमाउंट डालता है, और आपका फिंगर लेता है। वो फिंगर आधार यूआईडीआई के जरिए वैलिडेट होता है, एनपीसीआई उसको मॉनिटर करता है, और रिलेटेड बैंक अपना काम करके वो पैसा ट्रांसफर कर देती है उस एपीआई प्रोवाइडर के पास जिसकी एपीआईज आप यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पे हम अगर बात करें एपीआई प्रोवाइडर की, तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन कि भाई एपीएस क्या होता है। तो अब एपीएस इतनी सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बता दिया कि भाई आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम होता है जिसके जरिए आधार कैरी करके हम बैलेंस इंक्वायरी, विदड्रॉ और मिनी स्टेटमेंट आधार पे इन सब का यूज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अगर देखा जाए, एईपीएस जो आधार के जरिए पैसे निकालने की सर्विस है वो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू कैरी की जाती है, क्योंकि देखिए इसमें दो चीजों की जरूरत होती है पैरेलली हमको। एक होता है हमारा एपीआई, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। ये अगर दोनों, यानी कि एक जो नया बिजनेसमैन इस एरिया में बिजनेस करने आया है, एईपीएस मार्केट में अपना बिजनेस करना चाहता है, एईपीएस का पोर्टल बनाना चाहता है, तो उसके लिए दो चीजें बेहद जरूरी हैं। पहली सॉफ्टवेयर, और दूसरी एपीआई। अगर ये दोनों में से कोई एक भी, अगर उसने एपीआई ले ली सॉफ्टवेयर नहीं लिया, तब भी वो अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाएगा, और अगर सॉफ्टवेयर है एपीआई नहीं है तब भी वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, एपीआईज क्या करती हैं? एपीआईज बैकएंड का काम करती हैं। भाई देखो, अगर आप पैसा किसी का निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप किसी ना किसी बैंक से लिंक रहोगे तभी वो पैसा निकाल सकते हो। तो इन दोनों चीजों की हमें जरूरत होती है पैरेलली। जब तक ये दोनों हमारे पास नहीं रहेंगे तब तक हम काम नहीं कर सकते हैं इसमें। तो एक हो गया आपका सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एपीआई। इन सब के बारे में डीपली हम आगे वीडियो में, आने वाले वीडियो में सब कुछ बात करेंगे। अभी तो मैं एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें होती क्या है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर तो ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं तो देखो, आप भी सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं से डेवलप करवाते हो, बनवाते हो, या आप अपना खुद का डेवलपर रख लेते हो, अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनवा लेते हो। तो वो चीज तो ठीक है कि चलो आपने सॉफ्टवेयर बनवा लिया, आप उसका यूज कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर ठीक है, वहां तक इस हद तक तो बातें समझ में आती हैं। लेकिन आजकल जो एक मार्केट में बहुत ही ब्रॉडली केसेस पे चीजें चल रही हैं वो है एपीआई। एपीआई एक ऐसी चीज है जिसमें एक स्टार्टअप बिजनेस वाले को ये पता नहीं होता है यार ना कि मुझे कहां से एक्चुअली एपीआई लेनी है, कैसी एपीआई लेनी है, और उसको कैसे लगाना है, कैसे उस पर काम करना है, किस किस तरह की एपीआईज होती हैं, ये सारी चीजें उसे पता नहीं होती हैं एक्चुअली। तो वो क्या करता है, वो सिंपल सा आता है गूगल पे और यहाँ पे सर्च कर लेता है कि भाई हमको चाहिए एपीएस एपीआई। ठीक है, वो ये सर्च कर लेता है एपीएस एपीआई। तो उसको क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनी दिखाई देती हैं
जैसे ऊपर आप देख रहे हो, मैं यहाँ किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कंपनी ये दिखाई दे रही है, दूसरी ये, तीसरी ये, कोई बीबीपीएस एपीआई प्रोवाइडर है, कोई ऑल इंडिया एपीआई प्रोवाइडर है, कोई इसकी एपीआई दे रहा है, उसकी दे रहा है। देख रहे हैं आप इंडिया मार्ट पे बहुत सारे लोग लिस्टेड हैं, बहुत सारी। अब देख रहे हैं आप, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन ऐसे होंगे जो यहाँ पर आपको एपीएस की एपीआई प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक है। अब सवाल इसमें ये उठता है कि भाई अगर हम एपीआई लें तो लें कहां से, वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल हो, या जैसे मैंने आपको बताया अभी अभी कि भाई एपीआई दो तरीके से हो सकती है, या तो वो कोर एपीआई होंगी आपके लिए, या तो फिर वो गेटवे होगा। अब अगर मैं एपीआई प्रोवाइडर की बात करूं तो ये एपीआई प्रोवाइडर कैसी एपीआई आपको प्रोवाइड करते हैं। हमेशा आप एक बात ध्यान में रखें, जब भी आप एपीएस देखिए, मैं यहां पर आपको जो चीजें बता रहा हूं वो एज पर माई नॉलेज है, जहां तक मैंने इस एरिया में काम किया है। इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किए हैं, बहुत सारी एपीआईज पे काम किया है, बहुत सारी एपीआईज डेवलप की है, और मींस पिछले 4 से 5 सालों में मैं इसमें काम कर रहा हूं, तो मैं अपने ओन एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इससे आप किसी से लेना देना नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जहां तक मेरा नॉलेज है, मेरा नॉलेज ये कहता है कि भाई एनपीसीआई आपका, देखिए ये सारे जो आधार से ट्रांजेक्शन कैरी होते हैं, इन सब की जिम्मेदारी लेकर बैठा है एनपीसीआई। ठीक है। अब वो एनपीसीआई कौन है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसी के पास सब कुछ है, ये देखिए एपीएस इसी का है। ठीक है। सब कुछ मॉनिटर यही करता है, इन चीजों को सारा कुछ देख रेख, एपीएस से कितने ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं रियल टाइम पे, क्या चीजें हैं उनको मॉनिटर करना, सारा काम इसी का है, सब कुछ ये देखता है, सब कुछ ये करता है। ये उस बैंक को, जैसे जो भी बैंक एपीएस की सर्विस देते हैं, तो क्या होता है कि जहां तक अगर बैंक की बात की जाए, तो कोई भी बैंक डायरेक्टली खुद एपीएस की सर्विस क्रिएट नहीं करता। कोई ना कोई उसका एक एग्रीगेटर होता है जो उसके पास एपीएस की सर्विस लेकर आता है कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक लेता हूं फॉर एग्जांपल कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, या एसबीआई बैंक है। तो कोई एक कंपनी एसबीआई बैंक के पास जाती है और उससे कहती है कि भाई मैं एक पोर्टल डेवलप कर रहा हूं जिसके थ्रू हम एपीएस का ट्रांजैक्शन जो है वो कैरी करेंगे, एपीएस की सर्विसेज में मार्केट में लॉन्च करूंगा। मैं अपने, वो बी टू बी एक्चुअली होता है, वो बी टू बी होता है जो जाता है, वो कहता है कि भाई बैंक के बाद वही एक ऐसा पर्सन होता है जो लोगों को एपीआई देगा। जैसे मान लो एसबीआई के पास एक कोई कंपनी जाती है एक्सवाइजेड, वो कहती है कि आप मुझे अपना वेंडर बना लो एपीएस बेचने के लिए। अगर सब कुछ ठीक रहता है, उसकी बातें एसबीआई को समझ में आती है, एसबीआई की बातें उसके समझ में आती है, तो ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअल पार्टनर हो जाते हैं। और एसबीआई कहता है कि भाई मेरी एपीएस की सर्विसेज ये एक्सवाइजेड कंपनी देगी मार्केट में। बात ठीक हो गई कि चलो, अब ये जो एक्सवाइजेड कंपनी है इसको हम एग्रीगेटर के नाम से जानते हैं। तो भाई हर एक बैंक का, जो भी बैंक मान लो एपीएस की सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, उनका कोई ना कोई एक एग्रीगेटर होता है जो मार्केट में सर्विस लेकर कैरी कर रहा होता है। अब जहां तक मेरा नॉलेज ये कहता है कि हर एक बैंक का, सारे बैंक तो अभी तक ऐसे नहीं है जो एपीएस के सर्विस मार्केट में लेकर आए हैं, लेकिन जितने भी बैंक हैं उनके बहुत ज्यादा, एक या दो से ज्यादा नहीं होते हैं एग्रीगेटर। मैं एक ही मान के चलता हूं, हर बैंक का कोई एक ही एग्रीगेटर होता है जो एपीएस का मेन पार्टनर होता है बैंक के साथ। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि अगर आपने लिख दिया एपीएस एपीआई, हजारों कंपनी लिस्टेड हो जाती हैं जो एपीआई प्रोवाइड कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी थर्ड पार्टी कंपनी है। मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी की एपीआई आप लें और लेकर के उसको आप अपने सॉफ्टवेयर में लगाएं, क्योंकि जहां तक मेरा नॉलेज ये कहता है, मैंने जितनी भी एपीआईज अपने लास्ट कैरियर में इंटीग्रेट की हुई हैं, जितने भी एपीआईज पे हमने काम किया है, जो भी एपीआई मैंने लगाई हुई है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत सारी आती है यूजर को।
कभी उनका सेटलमेंट काम नहीं करता है, तो कभी उनकी सर्विसेज काम नहीं करती हैं, तो कभी उनका एपीएस डाउन रहता है, तो कभी उनका सर्वर डाउन रहता है, तो कभी उनका सॉफ्टवेयर सही से नहीं कर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कि एक आम बिजनेस वाला बेचारा अगर वो बिजनेस करना चाहता है मार्केट में, तो इन लोगों की एपीआईज लेकर के जितने भी थर्ड पार्टी होते हैं वो बर्बाद हो जाता है। मैं ये कहूंगा, आप सर्च करो, जिस भी बैंक के साथ आप काम करना चाहते हो, सर्च कर लो कि भैया उस बैंक का एग्जैक्ट एग्रीगेटर कौन है, उसी से एपीआई लो। भले ही वो एपीआई आपको महंगी पड़ जाए, भले ही जितने लोग यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 पेजेस पे, 4 पेजेस पे, ये आपको फ्री में ही एपीआई क्यों ना दे दें, बट अगर इन लोगों के साथ आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को एक बर्बादी के लेवल पर ले जाते हैं। जैसे मैंने देखा हुआ है अपने करियर में, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, बस इतनी सी बात है। क्योंकि क्या होता है, ये बात जग जाहिर है कि ऐसे मार्केट में कितनी एपीएस की एपीआईज आई, कितनी एपीएस की कंपनी आई जो लोगों का कितना पैसा लेकर के भाग गई, यहां तक कि लोग बर्बाद हो गए, उनका सब कुछ चला गया। दरअसल मैं ये सब बातें यहाँ पे नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आपको जरूर बताना चाहूंगा, एपीआई बहुत सोच समझ कर अच्छी जगह से, जहां तक हो सके जिस भी बैंक के साथ काम करना चाहते हैं उसके एग्रीगेटर के साथ लें, अन्य किसी व्यक्ति के साथ मत लें। आई रिकमेंड यू। बाकी तो आप कहीं से भी कुछ भी लें, दैट्स ओके फॉर यू, नो प्रॉब्लम। अब अगर कमीशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये जो एनपीसीआई है, ये बैंक को, भाई एनपीसीआई किसी थर्ड को तो नहीं देता ना पेमेंट की सुविधा की आप निकालो ना निकालो, वो बैंक को ही देगा। तो इसीलिए बैंक का एग्रीगेटर जो है वो सर्विस को आगे बढ़ाता है, बैंक बना देता है अपना एग्रीगेटर, एनपीसीआई दे देता है बैंक को मान्यता कि आप ऐसा करो। तो एनपीसीआई पर ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 15 रुपए देता है। इस बात को यहां पर बहुत ध्यान से समझिएगा। एनपीसीआई यानी कि गवर्नमेंट, अगर मैं बात करूं, आधार ट्रांजैक्शन पर मैक्सिमम 15 रुपए देता है, इससे ज्यादा नहीं देता। ठीक है, मैक्सिमम 15 रुपए देता है। अब इस 15 रुपए में कुछ पैसा बैंक लेता है, कुछ पैसा एग्रीगेटर लेता है, देन एग्रीगेटर आगे जो बनाता है अपने पार्टनर्स को, उनको देता है, अपने जो चैनल पार्टनर बनाता है उनको देता है। अब अगर मान लो मैं एक एपीएस बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं अगर गया हूं किसी भी बीओबी या एसबीआई बैंक के एग्रीगेटर के पास, और वो मुझे कहता है कि मैं आपको 15 रुपए का 70% या 75% तक दूंगा, या 80% तक दूंगा, या 85%, जो भी उसका स्लैब हो। यहां पे यही होता है, वो सीधा आपको बताता है कि भाई मुझे 15 रुपए मिल रहा है और इस 15 रुपए का मैं 80% आपको दे दूंगा। तो देखा जाए तो 12 साढ़े 12 रुपए तक दे देता है वो, और कहता है कि बाकी जो पैसा बचता है उसमें कुछ बैंक को जाता है, कुछ मेरे पास आता है। तो वो उनका इंटरनल मामला है, मैं उसमें नहीं जानता। लेकिन इतना मुझे पता है कि उस 15 रुपए का 80 से 85% तक मिल जाता है उस चैनल पार्टनर को, उस स्टार्टअप बिजनेस करने वाले को। तो देखा जाए तो 12 से 13 रुपए के बीच, 11 से 13 रुपए के बीच, अगर आपको कोई भी कंपनी 13 दे रही है तो वो बहुत ज्यादा दे रही है, 13 भी नहीं देते हैं लोग, 12 साढ़े 12, 11, 12, 11, 12 ऐसे देते हैं। अगर इतना तक कोई दे रहा है तब वो जेन्युइन पर्सन हम कह सकते हैं। और अगर आपको कोई कहता है कि मैं 14 रुपए दूंगा, 15 रुपए दूंगा, दैट्स अ फ्रॉड। टोटली नहीं दे सकता भाई, जब एनपीसीआई नहीं दे रहा है तो वो कहां से देगा। तो ये चीज दिमाग में पहले से इंसान को बैठा लीजिए। कोई एपीआई प्रोवाइडर अगर आपको बोलता है कि भैया मैं इतना दे दूंगा, उतना दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कभी उसके जाल में मत फंसना। ठीक है, तो ये हुई एपीआई की बातें। आइए आगे देखते हैं लेना कैसे है। मैंने आपको बताया, आप जिस भी बैंक के साथ काम करना चाहते हो उसको एग्रीगेटर, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, उसके एग्रीगेटर को आप सर्च करो, उसका जो मेन पार्टनर है बैंक के साथ उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो और जाकर के वो आप लो एपीआई। लगाना कैसे है, आपको कोई अच्छा डेवलपर ढूंढिएगा लगाने के लिए, अदरवाइज आप इसमें भी परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग किस तरीके की, देखिए क्या है, ये फाइनेंशियल चीजें होती हैं, इतनी आसान नहीं होती है कि कोई भी एक
स्टार्टअप का बंदा आ गया, 2 साल 4 साल नौकरी किया है या 2 साल 4 साल प्रैक्टिस किया है और आप उसको उठाकर दे दो अपनी एपीआई कि ये लो भैया हमारी एपीआई और इसको उठा के लगा दो, वहां पे भी आपको परेशानी होगी। यहाँ पे भी आपको ध्यान से समझना है, एक्सपीरियंस पर्सन के साथ काम करना है जो इस एरिया में कम से कम 2 से 4 साल 5 साल तक काम किए हो फाइनेंशियल सेक्टर में, उनसे आप एपीआई लगवाओ। और जो कोशिश करना एपीएस का जानने वाला बंदा हो, एपीएस की एपीआई पर काम करता हो, उसी से काम करवाना, तो इंटीग्रेट वो कर देगा। आपका एक सॉफ्टवेयर रहेगा, उस सॉफ्टवेयर में वो एपीआई उठा के लगा देगा। फिर आती है बात मनी ट्रांसफर एपीआई की। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो मनी ट्रांसफर की भी एपीआई प्रोवाइड करती है। अब यहां पे भी आपको देखना है कि आप डायरेक्टली बैंक के पास जाओ, उससे मनी ट्रांसफर की एपीआई लो। यहां पे भी आप अगर गूगल पे सर्च करोगे मनी ट्रांसफर एपीआई, हजारों कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, ठीक है, हजारों कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। बट फिर से मैं आपसे यही कहूंगा, नो, बैंक के पास जाओ, उससे लो, ठीक है, मिल जाता है आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देन आपकी रिचार्ज एपीआई है, बीबीपीएस एपीआई है, वो भी आप अपने अकॉर्डिंग सर्च करके जो बेस्ट हो उससे लो। फिर बात आती है पे आउट की। अच्छा, पे आउट की जरूरत क्यों होती है ये समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई बंदा, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका जो रिटेलर होगा, वो रिटेलर अगर दिन भर में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करता है तो 1 लाख रुपए उसके वैलेट में जाकर के जमा हो जाता है। अब वो शाम को 1 लाख रुपए वापस अपने अकाउंट में भेजता है, दूसरे दिन वो पैसा निकालता है और फिर दूसरे दिन धंधा करता है। तो जब वो पैसा वैलेट से उसके रिटेलर के बैंक अकाउंट में जाता है तो इस प्रोसेस को पे आउट एपीआई के जरिए भेजा जाता है। यहां पे भी अगर पे आउट एपीआई की आप बात करो, लिख दोगे अगर इस पे, तो हजारों कंपनी लिस्टेड हो जाएंगी। पे आउट एपीआई देख रहे हैं कितनी सारी कंपनी है। इसमें भी आप अदर कंपनीज के साथ मत फंसिए, बैंक के पास जाइए, ठीक है, एक ट्रस्टेड बैंक के पास जाइए और उसी की एपीआई लीजिए। क्यों, रीजन क्या होगा, अगर आप किसी थर्ड पार्टी का पे आउट ले लेते हो तो होता आमतौर पर क्या है कि आपके जितने रिटेलर होंगे, अगर करोड़ों रुपए आपका दिन भर में ट्रांजेक्शन होता है तो वो करोड़ों रुपए जाता है उस एपीआई प्रोवाइडर के पास जिससे आपने पे आउट की एपीआई ले रखी होती है। अब अगर वो कहीं से भी कुछ गलती करता है तो आपका सारा पैसा फंस जाता है वहां पे। दैट्स वाई आप केवल केवल बैंक की एपीआई लो, पे आउट की। वहां पे आपके कई सारे फायदे भी होते हैं। जैसे मैं समझूं कि भैया मैं एसबीआई, बीओबी, पंजाब नेशनल, किसी भी बैंक का एपीएस चला रहा हूं, मैंने पता नहीं किस बैंक का पे आउट ले लिया। अब क्या होता है कि जो आपका एपीआई पार्टनर है, जो आपका एग्रीगेटर है, वो आपसे आपका बैंक अकाउंट मांगेगा कि भैया जो ये पैसा आ रहा होता है, यहाँ पे होता क्या है आमतौर पर, जैसे जब कोई रिटेलर 10,000 रुपए निकालता है तो वो पैसा कहाँ जाता है, पहले सारा कुछ मॉनिटरिंग होता है, होता है, बैंक के पास जाता है, बैंक उसको दे देता है किसको, आपके एग्रीगेटर को। देन वो जो एग्रीगेटर होता है आपका, वो एग्रीगेटर आपको पैसा हर 1 घंटे 2 घंटे या दूसरे दिन, जब भी जैसा भी उसका अपना है सिस्टम, उस तरीके से वो आपको पैसा देता है। तो वो आपको पैसा देगा एग्रीगेटर आपके किसी बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब वहां पे रिटेलर क्या करेगा, रिटेलर तो तुरंत अपना सेटलमेंट मार देगा, तो आपके बैंक खाते में पैसा रहेगा। जो भी पे आउट होता है कि जिस, मैं ये आपसे बोलूंगा ना कि जो बैंक अकाउंट, जैसे आपने एसबीआई, बीओबी, पंजाब नेशनल, किसी भी बैंक का आपने अगर एपीएस ले रखा है और अपने पार्टनर को अपना बैंक अकाउंट को मांगता है ना आपसे एग्रीगेटर कि भैया मुझे कोई बैंक अकाउंट दे दो जिसमें मैं आपका सारा पैसा जो मेरे पास आ रहा है आपको भेजा करूं। मैं, आप देते हो कि ये भैया मेरा एसबीआई का बैंक अकाउंट, इसमें सारा पैसा आप ट्रांसफर कर दिया करो, तो वो एसबीआई के बैंक अकाउंट में उसने उठाकर सारा पैसा आपका ट्रांसफर कर दिया। अब अगर पे आउट एपीआई आपने पता नहीं किस बैंक के लिए रखी है, तो फिर आप वो सारा पैसा 2 3 4 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी दिन भर में आ रहा है, वो पैसा आप वहां से उठाओगे जिस बैंक में एग्रीगेटर ने भेजा है, और उसके बाद अपने पे आउट में ले जाकर डालोगे और वहां से पे आउट करोगे। तो क्या होगा कि अगर बीच में कहीं एक आध ट्रांजेक्शन फेल हो गया, आपका 10 5 लाख रुपए अटक गए, कुछ भी हो गया, तो आप बैठो फिर, या तो आपके जेब में इतना पैसा हो कि भाई रिटेलर को सेटलमेंट दो, अदरवाइज रिटेलर के नजर में आप खराब हो जाओगे। तो ये सीधी सी बात इतनी होती है कि अगर मान लो आपने एसबीआई वहां पे दे रखा है एग्रीगेटर को, तो आप एसबीआई की ही कोशिश करके ले लो।
पे आउट एपीआई, कि भैया यही बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और इसी से पे आउट हो जाएगा, तो मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे बार बार पैसा उठा के यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां डालना है। आया पैसा वहां से चला गया। तो जब भी आप किसी ना किसी बैंक का ही पे आउट लेना, अगर स्मूथली बिजनेस करना चाहते हो, अदरवाइज आप कोई भी लो, क्योंकि मैंने जो अपने करियर में देखा है मैं वही चीजें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हुई पे आउट एपीआई की बातें। एंड देन यहां पर ऑनबोर्डिंग ट्रांसपेरेंसी। अभी क्या है, एईपीएस में कोई भी अगर बंदा, कोई भी आपका रिटेलर अगर ऑनबोर्डिंग एईपीएस सर्विस यूज करना चाहता है तो उसको ऑनबोर्डिंग करनी पड़ती है। ऑनबोर्डिंग के लिए उसको अपना आधार, पैन, ओटीपी, फिंगर, जिस भी तरह से वो बैंक ऑफर करता है उस तरीके से उसको अपना प्रोसेस करना पड़ता है ऑनबोर्डिंग करने के लिए। अब यहाँ पे अगर आप कोई थर्ड पार्टी या कुछ भी आप यूज कर रहे हैं, मान लो थर्ड पार्टी आप यूज कर रहे हो कोई एपीआई, तो यहां पर आप उस एपीआई प्रोवाइडर से ये जरूर समझ लेना कि भाई जब वो ऑनबोर्डिंग करेगा रिटेलर, तो वो प्रोसेस कैसे होगी। वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर ऑनबोर्ड करेगा, किसी दूसरे डोमेन पर हमारे डोमेन से रिडायरेक्ट हो जाएगा, मेरे ही उस पर करेगा, आप कोर एपीआईज दे रहे हो ऑनबोर्डिंग करने के लिए, या हमारा रिटेलर किसी दूसरी वेबसाइट पर जाएगा, वहां पर अपनी डिटेल्स को डालेगा और ऑनबोर्ड होगा। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर एपीआई प्रोवाइडर की चालाकी बहुत ज्यादा होती है। वो लोग क्या करते हैं, जो थर्ड पार्टी वाले होते हैं, मैं एग्रीगेटर की बात नहीं करता, वो तो उनका काम सही होता है, बट यहाँ पे जो बहुत सारे लिस्टेड है ना, हजारों कंपनीज गूगल पे, वो लोग क्या करती हैं, ऑनबोर्डिंग के लिए वो अपना प्लेटफॉर्म यूज करती है। आपको एपीआई तो कहीं ना कहीं, अगर आप मान लो कोर एपीआई उन्होंने दे भी दिया, ज्यादातर लोग तो गेटवे देते हैं। एपीआई वाले लेते समय बहुत ध्यान से समझिएगा, ज्यादातर लोग गेटवे देते हैं। गेटवे में क्या होता है कि जब आपका रिटेलर ट्रांजैक्शन करेगा तो वो उनकी वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन करेगा, उनके डोमेन पर जाकर ट्रांजैक्शन करेगा। तो यहां पे आपका रिटेलर क्या समझेगा कि यार मैंने तो ले रखा है xyz.com का सर्विस, और ये xyz इनका ले रखा है, ये तो इनकी वेबसाइट पर जा रहा है यार ट्रांजैक्शन करने के लिए। जो भी एपीआई प्रोवाइडर, पता चला abc.com पर वो चला गया XYZ से, तो वो रिटेलर क्या देख रहा है कि यार मैंने तो इनकी सर्विस, मतलब ये इनका सर्विस यूज कर रहे हैं, तभी ना उनके डोमेन पर गया वो करने के लिए ऑन ट्रांजैक्शन। तो ये बहुत ध्यान से समझना, हमेशा कोर एपीआई पे फोकस करना कि जो भी ट्रांजैक्शन कैरी हो वो आपकी ही वेबसाइट से हो। ऐसा भी होता है बहुत जगह कि वो होता तो गेटवे ही है, लेकिन वो कहते हैं कि अपना एक सब डोमेन हमारे आईपी पर पॉइंट कर दीजिए और आपका डोमेन ही रहेगा, लेकिन सब डोमेन आपका हमारे यहाँ चला आएगा। वो भी नहीं ठीक होता है। कोर एपीआई ओनली, आप कोर एपीआई पे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एपीआई तो कोर दे दिए कि चलो ठीक है, आप आधार पे नी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, विड्रॉ की एपीआई तो कोर दे देते हैं, लेकिन ऑनबोर्डिंग वो करवाते हैं जाकर के अपनी वेबसाइट पर। तो क्या हुआ, यहां पर दिन रात एक करके रिटेलर तो आप बनाते हो, मेहनत तो आप करते हो, लेकिन अगर वो ऑनबोर्ड करवा रहे हैं किसी न किसी अपने प्लेटफॉर्म पर, तो वो ऑनबोर्डिंग हो रही है डायरेक्टली उनके एपीआईज पर। जब भी चाहे आपके सारे रिटेलर उनके हो जाएंगे। सतर्कता से काम करिए, ऑनबोर्डिंग ट्रांसपेरेंसी रखिए, सारी ऑनबोर्डिंग आपके प्लेटफॉर्म पर हो और एपीआईज के थ्रू हो, ना कि किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाकर हो। सॉफ्टवेयर कहां से डेवलप करवाना चाहिए, आप तय कर लो कहां से डेवलप करवाना चाहिए। किसी एक्सपीरियंस पर्सन से डेवलप करवाओ, किसी अच्छी कंपनी से डेवलप करवाओ। फीचर्स बहुत सारे होने चाहिए, बहुत सारी सिक्योरिटी की बातें होनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एपीआई सेटलमेंट ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको बोल ही दिया कि सेटलमेंट ट्रांसपेरेंसी की बात कर लो उनसे कि भाई कितने टाइम पर आप हमको सेटलमेंट दे रहे हो, कहां दोगे। यहां पर सबसे बड़ी बात समझने वाली होती है कि बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना जो आपके वैलेट में एक वो आपको पोर्टल दे देती है एपीआई की कि भैया ये आपका पोर्टल है, ये आपका वैलेट है, वो बैंक अकाउंट में पैसा ना ट्रांसफर कर करके वैलेट में पैसा ट्रांसफर करती है। तो यहां अगर आपने किसी थर्ड पार्टी का ले रखा है और वो आपके डायरेक्ट वैलेट में पैसा ट्रांसफर कर रहा है, वैलेट टू वैलेट अगर आप खेल रहे होते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट का जो एक वो होता है कि भाई आपने
आपका कितना टर्नओवर है चीजों में, ये सब आपका नहीं बन पाता, तो फ्यूचर में आप कभी भी डायरेक्ट बैंक के साथ पार्टनर नहीं बन सकते, क्योंकि आपका कोई तो वही नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी कभी आप फ्यूचर में जाएंगे बैंक के पास, अगर मान लीजिए आप 2-4 साल पुराने हो गए, सोच रहे हैं कि अपना खुद का एपीआई ले ले, खुद का काम कर ले, डायरेक्ट बैंक के पार्टनर बन जाए, तो बैंक आपसे क्या पूछेगा कि पहले आपने कितना काम किया हुआ है, अपना 2 साल 3 साल का ले आइए, कितना ट्रांजेक्शन आपने किया है, एपीएस में कितना ट्रांजेक्शन किया है, डीएमटी में कितना किया है, किसमें। तो वो क्या है, आप तो बैलेट टू बैलेट खेल रहे होते हैं, तो वहां आपका बैंक अकाउंट का तो टर्नओवर कुछ बनता ही नहीं है, तो आप हमेशा जीरो पे बैठे रहते हो। तो ये बहुत ध्यान से समझना कि सारा सेटलमेंट सर्विस वाइज आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो, तो वो चीज आपका एक बन जाता है टर्नओवर, ताकि आगे चल करके आप कभी बैंक के साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहे तो आपके पास एक होता है डॉक्यूमेंटेशन जोड़ने के लिए। सर्वर एडब्ल्यूएस से अच्छा कोई नहीं है, नाम लूंगा मैं जरूर, क्योंकि जो चीज अच्छी है उसका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप सर्वर की बात करें, एडब्ल्यूएस पर जाइए, उससे कोई नहीं है मार्केट में, दुनिया जानती है चीज। और किसी सर्वर में मत जाइए, सिक्योर्ड है, अच्छा है, 1 साल फ्री भी देता है जो चल रहा है, तो उससे अच्छा कोई नहीं। कंट्रोल पैनल यूज करना है तो सी पैनल यूज कर लीजिए। 2-3 चीजों के नाम लूंगा जो वर्ल्ड बेस्ट है, उनका नाम मैं ले सकता हूँ। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में ये सब बात करेंगे कि क्या होना चाहिए सर्वर, कितना उसका वो आएगा, सारा कुछ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। कैसे लेना है ये भी आगे बात करेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंडेटरी सर्टिफिकेशन क्या होता है, ड्रॉबैक्स ऑफ व्हाइट लेबल। यहाँ पे बहुत सारे लोग व्हाइट लेबल लेकर के चलाते हैं या किसी का एडमिन पोर्टल लेकर के चलाते हैं, कभी मत लेना। व्हाइट लेबल आपको सिर्फ एक मूर्ख बनाने का तरीका है, उसके साथ कभी काम मत करना। ये सब एडमिन पोर्टल क्या होता है, व्हाइट लेबल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में सारी बात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।